Okay, Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. So, we would be doing a topical question today of the chapter that is um, international trade. ठीक है? So, मैं इसकी पूरी मार्किंग स्कीम लिखवा दूंगा. This would be an homework for you guys. Okay? So, let's start with this question. Come on. Okay, so the question is question number 1. This is a ये एक पुराने पास पेपर का क्वेश्चन है एंड ये पुराने पास पेपर का एक क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसकी कंक्लूजन हम लोग बनाएंगे, लेकिन बनती नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी कंक्लूजन बना लेंगे. ठीक है, हालांकि ये एक पुराने पास पेपर का क्वेश्चन मैंने पिक करा है. ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोटेक्शनिज्म. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोटेक्शनिज्म. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोटेक्शनिज्म in context of international trade. In context of international trade and describe any two methods of protectionism. Any two tools of protectionism. 8 मार्क. ठीक है, अच्छा जी. तो सबसे पहले कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि 8 मार्क के सवाल के अंदर हमें नॉलेज, हमें एनालिसिस, हमें इवैल्यूएशन के कितने मार्क्स मिलते हैं. कोई बच्चा सिर्फ ये बता दे हमें. 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर हमें 3 मार्क मिलते हैं नॉलेज के, हमें 3 मार्क मिलते हैं एनालिसिस के, और हमें जो है वो 2 मार्क मिलते हैं इवैल्यूएशन के. ऐसा ही है भाई. 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर वी गेट 3 मार्क्स फॉर नॉलेज, 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड 2 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं. ठीक है, तो हमें 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क जो है वो नॉलेज के मिलते हैं, 3 मार्क जो है वो एनालिसिस के मिलते हैं, और 2 मार्क जो है वो हमें इवैल्यूएशन के मिलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ऐसा ही है. तो जैसे ही हमने सवाल पढ़ा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोटेक्शनिज्म, तो हमें यहाँ तक समझ आ गया कि यार नॉलेज का मार्क्स पिक करने के लिए मैं इसको प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन दे दूंगा. तो मैंने इधर सबसे पहला पॉइंट लिख दिया, डिफाइन प्रोटेक्शनिज्म. तो यार ये प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि जब आप फ्री ट्रेड से दूर जा रहे हो. तो ये पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिया. प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि जब आप फ्री ट्रेड से दूर जा रहे हो. फ्री ट्रेड से दूर जाने का मतलब है कि अब जो है वो आपके सामने, फ्री ट्रेड से दूर जाने का मतलब है कि अब आपके सामने ट्रेड बैरियर्स लग चुके हैं. फ्री ट्रेड से दूर जाने का मतलब है कि आपके सामने ट्रेड बैरियर्स लग गए हैं, आपके सामने ट्रेड डाइवर्जन्स लग गई हैं. क्या लग गई हैं? ट्रेड डाइवर्जन. डाइवर्जन मतलब रुकावटें लग गई हैं. सर अब इस प्रोटेक्शनिज्म को लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे आप रीजन भी तो बता दें. तो इस प्रोटेक्शनिज्म के पीछे रीजन होता है कि लोग जो है वो इम्पोर्टेड गुड को छोड़ के हमारा वाला गुड परचेज करें ताकि हमारी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो. तो मैं इधर लिख दूं कि प्रोटेक्शनिज्म करने का हमारा जो मकसद है वो होगा टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. ठीक है सर, ये हो गई आपकी डेफिनेशन. किस चीज की? ये हो गई आपकी डेफिनेशन प्रोटेक्शनिज्म की. कि प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है जब आप फ्री ट्रेड से दूर जा रहे हैं क्योंकि आपके पास ट्रेड की बैरियर्स और ट्रेड की डाइवर्जन मतलब ट्रेड में रुकावटें लग चुकी हैं. सर प्रोटेक्शनिज्म क्यों करी जाती है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? प्रोटेक्शनिज्म का रीजन होता है कि लोग इंपोर्टेड गुड को छोड़ के डोमेस्टिक गुड के ऊपर आ जाए, यानी कि अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना. जैसे इसकी एक आसान लाइव मिसाल मैं आप लोगों को दे देता हूं. वैसे हम लोगों ने हमारी मुल्क ने कोई प्रोटेक्शनिज्म टूल तो नहीं लगाई, लेकिन आप ये देखो कि जैसे ही ये इसराइल का फड्डा शुरू हुआ, ये पैलेस्टाइन का, फलस्तीन का फड्डा शुरू हुआ,
तो उसकी वजह से पाकोला की, कबाबजीज फ्राइड चिकन की कैसे चांदनी शुरू हो गई है, फैंटा की कैसी चांदनी शुरू हो गई, पाकोला लोग पी रहे हैं, एप्पल सिदरा जो कंपनी 10 साल पहले मैंने जो ड्रिंक ट्राई करी थी उसकी अचानक से डिमांड बढ़ गई है, पाकोला की डिमांड बढ़ गई है जिसको कोई पूछता भी नहीं था। तो ये प्रोटेक्शनिज्म तो नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म का भी एम जो है ना वो मकसद इसी तरीके से होता है कि लोग इंपोर्टेड गुड को छोड़ दें और हमारे वाले गुड के ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर विद द टर्म प्रोटेक्शनिज्म। अब सर, इस प्रोटेक्शनिज्म को करने के लिए गवर्नमेंट कुछ टूल्स इस्तेमाल करती है। इस प्रोटेक्शनिज्म को करने के लिए गवर्नमेंट कुछ टूल्स इस्तेमाल करती है और उन टूल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म टूल्स। वैसे तो बहुत सारी टूल्स है, मैं सारों के नाम लिख देता हूँ। वैसे बहुत सारी टूल है। एक टूल है आपकी टैरिफ, एक टूल है आपकी कोटा, एक टूल है आपकी एम्बार्गो, ठीक है, एक टूल है आपकी वीईआर। वीईआर की फुल फॉर्म है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। एक टूल है आपकी डंपिंग, और एक टूल जो है वो है आपकी डिवैल्यूएशन। ठीक है, ये बहुत सारी प्रोटेक्शनिज्म की टूल्स हैं। सर छोटा छोटा अभी एक एक बता देता हूँ। टैरिफ होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स। कोटा होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर लिमिट, जैसे कि 2 आईफोन लेके आ सकते हो किसी भी मुल्क से। पाकिस्तान में जब आ रहे हो तो 2 आईफोन लेके आ सकते हो, आईफोन की क्वांटिटी के ऊपर लिमिट लगाइए, कोटा लगाया हुआ है। एम्बार्गो का मतलब होता है सर्टेन कंट्रीज के दरमियान बैन, जैसे कि इसराइल के साथ ट्रेड बैन है, वाइन की ट्रेड बैन है। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि सर्टेन गुड्स की कैटेगरी कैटेगरी के ऊपर, स्पेसिफिक कैटेगरी गुड्स के ऊपर लिमिट लगी हुई है। डंपिंग का मतलब है जब कॉस्ट से भी नीचे जाके बेचो। डीवैल्यूएशन का मतलब है जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू को जान के गिराते हो, आप अपनी करेंसी को जान के गिराते हो। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो अपनी करेंसी को जान के गिरा रहा है। अब सवाल पे वापस आता हूं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब एनी टू टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब देखो, एक बेवकूफ बच्चा होगा जो सेलेक्ट करेगा एम्बार्गो, वीईआर, कोटा, डंपिंग, डिवैल्यूएशन। हमें कोई भी दो बतानी है तो जो बेवकूफ, जो स्मार्ट गाय नहीं होगा ना, वो क्या करेगा, वो उठाएगा कोटा और वो उठाएगा एम्बार्गो, जिसपे उसको एग्जामिनर सिर्फ 1 नंबर देगा नॉलेज का। क्योंकि आप सबको पता है कि कोटा में, एम्बार्गो में कोई डायग्राम नहीं है, कुछ लिखने का नहीं है, इट्स ऑल कचरा। जो चीता बच्चा होगा ना वो बोलेगा उस्ताद मैं पकड़ता हूँ टैरिफ को, उस पर लंबी भी ज्यादा कर सकते हैं, और दूसरी मैं कोटा बता दूंगा, छोटी सी एक टूल। ठीक है ना। तो दो टूल जिसने बोली है, तो एक टूल तो जो है मैं बता दूंगा, मैं टैरिफ बता दूंगा, और एक मैं इसको कोटा बता दूंगा। या फिर कोई दूसरा बच्चा होता तो वो उसको एक टैरिफ बता देता, एक डिवैल्यूएशन बता देता। सही है, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिस बच्चे ने टैरिफ नहीं बताया, इसका मतलब वो बच्चे का आंसर बिल्कुल फारेगा, वो एग्जामिनर की नजर में कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, तो अब जरा हम लोग टैरिफ की तरफ चलते हैं, फिर मेरी कोशिश तो पूरी यही होगी कि मैं आंसर पूरा लिखवा दूं। ठीक है सर, ये टैरिफ क्या है? अब देखिए, मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा क्योंकि मैंने आप लोग सबको ये पढ़ाया हुआ है। मैं आंसर लिखूंगा तब आपका और पक्का हो जाएगा। सर पहली जो टूल है वो है टैरिफ। सर ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जो है वो इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स होता है। सर ये टैरिफ क्या होता है बेटा? टैरिफ इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स होता है। टैरिफ इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स होता है, और इससे इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ती है और इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होती है। बेटा टैरिफ इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स है, इससे इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ती है और इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम होगा। अब सर ये एक्सपेंडिचर कितने से, कितनी परसेंट से कम होगा, ये हमें पीईडी बताएगा। तो पीईडी के मुताबिक तो वैसे तो इलास्टिसिटी 5 तरीके की है। पीईडी के मुताबिक इलास्टिसिटी 5 तरीके की है। कौन कौन सी है? इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, यूनिटरी है। लेकिन वो जो आखिरी के 3 केसेस हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटरी, उन तीनों का हम लोग एक्सट्रीम केस कहते हैं। जो दो मेन इलास्टिसिटी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो है इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो सर ये इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा। कितने से ये कम होगा ये हमें इलास्टिसिटी बताएगा। तो या तो इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड हमारे लिए इलास्टिक हो सकती है, या तो इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड हमारे लिए इन इलास्टिक हो सकती है। तो यार अगर डिमांड इलास्टिक है तो कोई बच्चा जरा मुझे बताएगा इलास्टिक में सब्सटीट्यूट्स ज्यादा हैं कम है?
इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा है या कम है? कोई कोई बच्चा बताएगा मुझे, इलास्टिक में सब्सटीट्यूट्स ज्यादा है या कम है? तो आपने बोला सर इलास्टिक डिमांड के अंदर सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इन इलास्टिक डिमांड के अंदर सब्सटीट्यूट कम है। तो यार इस इंपोर्टेड गुड का सब्सटीट्यूट क्या होगा? डोमेस्टिक गुड। तो आपने बोला सर अगर डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब है इस इंपोर्टेड गुड के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स मौजूद हैं जो कि डोमेस्टिक गुड है। और अगर तो इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक है, तो इसका मतलब है इस इंपोर्टेड गुड के बहुत थोड़े से सब्सटीट्यूट मौजूद हैं और वो है डोमेस्टिक गुड। तो अगर तो डिमांड इलास्टिक है मेरी, और अगर टैक्स लगने की वजह से, टैरिफ लगने की वजह से इस इंपोर्टेड गुड की प्राइस अगर थोड़े से भी बढ़ती है, तो इस इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज्यादा से कम हो जाएगी और इस इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। अगर तो मेरे इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक है और अब अगर प्राइस टैरिफ लगने की वजह से थोड़े से भी बढ़ती है, तो क्वांटिटी ज्यादा से कम होगी, क्योंकि लोगों की नजर में डिमांड इलास्टिक है, लोग फॉरेन से डोमेस्टिक पे स्विच होंगे तो इंपोर्टेड गुड का खर्चा कम हो जाएगा। अगर लोगों की नजर में इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब लोगों की नजर में इसके सब्सटीट्यूट कम है, लोगों के लिए ये गुड जरूरत है, ये इंपोर्टेड गुड, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप ऑयल की और पेट्रोल की। तो अब अगर टैरिफ लगने की वजह से प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है ना, तो क्वांटिटी कितने से कम होगी? क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, और इस बार इंपोर्टेड खर्चा, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। सर क्वांटिटी क्यों थोड़े से कम होगी? क्वांटिटी थोड़े से कम इसलिए होगी बेटा क्योंकि लोगों की नजर में डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब लोगों की नजर में इस गुड के ऑप्शन कम है, इस गुड के सब्सटीट्यूट्स कम है। तो सर जब इनइलास्टिक डिमांड है और ये टैरिफ गवर्नमेंट लगाती है, तो इनइलास्टिक डिमांड में तो गवर्नमेंट का फायदा होगा, लोग अभी भी इंपोर्ट करते रहेंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मुल्क को एक नुकसान होगा कि मुल्क में आ जाएगी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिवीजन पे रखा हुआ है, या फिर आप लोगों ने सारी लाइव क्लासेस ली हैं मेरी, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कोई ऐसी चीज मंगा रहे हैं जिसकी डिमांड इनइलास्टिक हो, और अगर हम लोग उसको इंपोर्ट करते रहेंगे, भले वो हमारे लिए महंगी हो, तो हमारी मुल्क में एक इन्फ्लेशन आएगी, एक महंगाई आएगी, उस महंगाई का नाम होगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब मुझे कोई बच्चा जरा ये देख के बता दे, आपको टैरिफ कब सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है? जब डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक? आपको टैरिफ कब सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है? जब डिमांड बेटा इलास्टिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी कम कब हो रही है? जब डिमांड इलास्टिक है। सबसे ज्यादा लोग स्विच होकर डोमेस्टिक गुड पे तब आ रहे हैं जब डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि लोगों की नजर में सब्सटीट्यूट ज्यादा है, लोग इंपोर्टेड गुड को महंगा करके अफोर्ड नहीं कर सकते। सर जब डिमांड इनइलास्टिक है तो लोगों की नजर में सब्सटीट्यूट्स ही कम है, लोग स्विच ही नहीं हो रहे, तो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ ना टैरिफ जब डिमांड इनइलास्टिक है, उससे तो गवर्नमेंट का उल्टा फायदा हो गया। तो सर टैरिफ तब सक्सेसफुल है जब डिमांड इलास्टिक है। सर ये हम कहाँ लिखेंगे? ये हमारे पास इस सवाल की कंक्लूजन तैयार हो गई कि टैरिफ की सक्सेसफुलनेस डिपेंड करेगी पीईडी के ऊपर, और पीईडी ने ये बात हमें समझा दी कि टैरिफ तब सक्सेसफुल है जब डिमांड इलास्टिक है, तभी तो लोग स्विच होंगे और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से माल खरीदेंगे। सही। फिर आप इसको बताओगे कि जैसे ही इंपोर्टेड गुड महंगा होगा और लोग जो हैं वो स्विच होंगे, तो कौन से वाले गुड के ऊपर स्विच होंगे? आपने बोला सर जैसे ही इंपोर्टेड गुड महंगा होगा तो लोग फॉरेन से स्विच हो जाएंगे डोमेस्टिक गुड के ऊपर, जिसकी वजह से डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। और सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को क्या मिलता है बेटा? प्रोड्यूसर को मिलता है सिग्नल। तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को क्या कर देगा? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी आपकी। डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब अगर किसी चीते बच्चे को याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उससे दो चीजें होंगी। अगर किसी बच्चे को याद हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट गुड शायान, एग्रीगेटेड डिमांड जब भी बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में एक इन्फ्लेशन आएगी, माइल्ड इन्फ्लेशन गुड, और लॉन्ग रन में आएगी कौन सी इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन। शाबाश मुस्तफा। तो मैं इधर आपकी याद दहानी के लिए लिख रहा हूं, मैंने अल्लाह की कसम इतनी बार ये बात रिपीट करी है कि अब सबको याद हो जानी चाहिए कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती हुई हो, इन दो चीजों को लेके आओ यार कहीं से भी कुछ भी करके।
तो जब भी ये एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो एक इन्फ्लेशन आएगी शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में बेटा दो इफेक्ट्स होंगे। एक तो शॉर्ट रन के अंदर होगा बेटा मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में एक इफेक्ट आएगा जिसका नाम है मल्टीप्लायर इफेक्ट। और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है बेटा? मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ता रहेगा। शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ता रहेगा। शॉर्ट रन में एक महंगाई आएगी जिस महंगाई का नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन। शॉर्ट रन में एक महंगाई आएगी जिस महंगाई का नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन। सर ये माइल्ड इन्फ्लेशन क्या है बेटा? माइल्ड इन्फ्लेशन में प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और जो आपकी रियल इनकम है वो ज्यादा से बढ़ेगी। सर शॉर्ट रन में एक महंगाई आएगी, उस महंगाई का नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन। और माइल्ड इन्फ्लेशन में बेटा प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ेगी। ऐसा ही है। तो आपने बोला सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में एक इन्फ्लेशन आएगी जिसका नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन, और लॉन्ग रन में एक इन्फ्लेशन आएगी जिसका नाम है बेटा हाइपर इन्फ्लेशन। तो आप देखें जैसे ही एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है तो शॉर्ट रन में एक इन्फ्लेशन आएगी जिसका नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन, और लॉन्ग रन में एक इन्फ्लेशन आएगी बेटा जिसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। आपने बोला सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में एक इन्फ्लेशन आएगी और एक इन्फ्लेशन आएगी लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में कौन सी आएगी बेटा? लॉन्ग रन में आएगी हाइपर इन्फ्लेशन। सर ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है बेटा? आपको याद होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन में सिर्फ प्राइस इंक्रीज होती है, रियल इनकम कांस्टेंट होती है। सर हाइपर इन्फ्लेशन में सिर्फ प्राइस बढ़ती है, रियल इनकम कांस्टेंट होती है। सही। अब एक काम की बात और बता देता हूँ। जब ये इंपोर्टेड गुड महंगा होगा और लोग स्विच होकर डोमेस्टिक गुड के ऊपर आएंगे तो डोमेस्टिक गुड की एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, तो उससे तीन इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। उन तीन इंडस्ट्री के नाम मुझे कोई बच्चा याद दिलाएगा? जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो थ्री इंडस्ट्रीज की मदद होगी, तीन इंडस्ट्री की मदद होगी। कौन कौन सी? सनराइज, सनसेट और इनफैन इंडस्ट्री गुड। तो इधर मैं याद दिला देता हूं आपको कि जैसे ही एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी डोमेस्टिक गुड की तो इनफैन इंडस्ट्री की मदद होगी। सनराइज इंडस्ट्री की मदद होगी, इन्फैंट इंडस्ट्री की मदद होगी, सनराइज इंडस्ट्री की मदद होगी और सनसेट इंडस्ट्री की मदद होगी। जैसे ही ये एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इन्फैंट इंडस्ट्री की मदद होगी, सनराइज इंडस्ट्री की मदद होगी और सनसेट इंडस्ट्री की मदद होगी। सर ये सनराइज इंडस्ट्री क्या है, सनसेट इंडस्ट्री क्या है, इन्फैंट इंडस्ट्री क्या है और सनसेट इंडस्ट्री क्या है? बेटा इन्फैंट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो न्यूली बॉर्न होती है। मैं इधर लिख भी देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए कि इन्फैंट इंडस्ट्री वो है जो न्यूली बॉर्न है, जो आज ही शुरू करी है, आज ही पैदा हुई है, उसको न्यूली बॉर्न इंडस्ट्री, इन्फैंट इंडस्ट्री कहते हैं। सर ये सनराइज इंडस्ट्री क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं राइजिंग इंडस्ट्री, जो अभी अभी उठना शुरू हुई है। सर ये सनसेट इंडस्ट्री क्या है भाई? सनसेट इंडस्ट्री जो है वो है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है। ये सनसेट इंडस्ट्री क्या है बेटा? सनसेट इंडस्ट्री को कहते हैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, जो डूब रही है। तो यार जब लोग इंपोर्टेड गुड छोड़ के इस डोमेस्टिक गुड के ऊपर आएंगे तो तीन इंडस्ट्री की मदद होगी ना बेटा। एक होगी इन्फैन इंडस्ट्री जो न्यूली बॉर्न होगी, जो अभी अभी शुरू हुई है, उसकी मदद होगी। सनराइज इंडस्ट्री की हेल्प होगी, जो उठना शुरू हुई है वो और तेजी से उठेगी। जो डूब रही है सनसेट इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, उसकी भी मदद होगी, वो भी आराम आराम से ऊपर आना शुरू होगी। सही। तो ये तो मैंने आपको बता दिया टैरिफ होता क्या है, टैरिफ के क्या इफेक्ट्स हैं, उसकी इफेक्टिवनेस बता दी, उससे होगा क्या, उससे डोमेस्टिक के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सही है। अब मुझे ये बताए कोई बच्चा कितनी डायग्राम बन सकती है? एक डायग्राम बनेगी या दो डायग्राम बनेगी? कोई बच्चा मुझे ये बता दे प्लीज। मैं जरा जब तक एक अटेंडेंस ले लूं, क्योंकि आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जिसने क्लास छोड़ी है। अच्छा यार ये एक मुस्तफ़ा है, ये कौन है? एक तो मुस्तफ़ा अली है, एक और मुस्तफ़ा कौन है? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताए तो। अच्छा मुझे जब तक जरा आप लोग प्लीज बताओ।
ठीक है, अच्छा, दो डायग्राम्स बनेगी, एक टैरिफ की बनेगी और एक लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई की बनेगी। बिल्कुल एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली, जिसमें तीनों तीनों जो है ना वो इन्फ्लेशन के स्टेजेस कवर हो रहे होंगे, ऐसा ही है। तो मैं दो डायग्राम भी आपके सामने बना रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। चले भाई, अब हमें दो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, एक हम लोग टैरिफ की डायग्राम बनाएंगे और एक हम लोग एलआरएस की डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जरा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको टैरिफ की डायग्राम सिखा देता हूँ, जरा अब आप देखना। सबसे पहले बेटा आपने दो एक्सेस बना दी, ठीक हो गया। ये सबसे पहले आपने दो एक्सेस बना दी। एक एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया प्राइस लेवल, ठीक हो गया। एक एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया प्राइस लेवल और एक एक्सेस के ऊपर, ओ सॉरी, आप टैरिफ की बना रहे हो तो आपने एक एक्सेस के ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड और बेटा दूसरी एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ठीक हो गया। सर आपने कुछ भी नहीं करा, ये आपने डिमांड कर्व डाउनवर्ड, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड बना दिया। जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। तो देखें आप, ये हो गया जरा डोमेस्टिक डिमांड, ये हो गया डोमेस्टिक सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, कि सर आप डायग्राम की लेबलिंग कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड की, ऊपर आपने लिखा है प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड, नीचे आपने लिखा है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड, देन व्हाई आर यू लेबलिंग दिस डोमेस्टिक डिमांड एंड दिस डोमेस्टिक सप्लाई। मैंने बोला यार, ये इंपोर्टेड गुड खरीद कौन रहा है? हमारा वाला बंदा। हमारा वाला बंदा मतलब डोमेस्टिक बंदा खरीद रहा है, ठीक है। अब ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है वर्ल्ड सप्लाई। ये मैंने आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इन इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है वर्ल्ड सप्लाई। और जब ये वर्ल्ड सप्लाई है तो ये प्राइस भी वर्ल्ड प्राइस होगी। सर ये वर्ल्ड सप्लाई की लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्लास में पढ़ाते वक्त भी आपको लॉजिक दी थी कि ये वर्ल्ड सप्लाई की लाइन परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में हजारों प्रोड्यूसर हैं और एक भी प्रोड्यूसर प्राइस को छेड़ नहीं सकता, इसलिए ये वर्ल्ड सप्लाई है और ये वर्ल्ड प्राइस है, ठीक है। जब ये वर्ल्ड सप्लाई है तो फिर ये क्या है? ये वर्ल्ड प्राइस है। सर जहां ये जहां ये डिमांड कर्व से टच हुआ ना, जहां ये डिमांड कर्व से टच हुआ वहां से आ गई क्वांटिटी डिमांड, जहां ये सप्लाई कर्व से टच हुआ वहां से आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। सर जहां ये डिमांड कर्व से टच हुआ वहां से आ गई क्वांटिटी डिमांडेड और सर जहां ये क्वांटिटी सप्लाइड से टच हुआ वहां से आ गई क्वांटिटी सप्लाइड, ऐसा ही है। अब मुझे जरा कोई बच्चा ये देख के बता दे कि अभी मार्केट में शॉर्टेज है या सरप्लस है। अब कोई बच्चा मुझे सिर्फ ये देख के बता दे कि मार्केट में शॉर्टेज है या सरप्लस है। कोई बच्चा मुझे ये देख के बता दे मार्केट में शॉर्टेज है या सरप्लस है। शॉर्टेज है, बिल्कुल सही। शायान ने बोला कि शॉर्टेज है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। आप देखें, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई कम है। तो अगर आप लोगों को बच्चों याद हो कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि खरीदार ज्यादा हैं और सप्लायर कम है, तो इसकी वजह से शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर ये डोमेस्टिक डिमांड है, मतलब हमारे वाले हमारा गुड ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और हमारा प्रोड्यूसर उसको कम सप्लाई कर रहा है, तो हमारे डोमेस्टिक गुड की शॉर्टेज हो रही है और फिर हमें मजबूरन इंपोर्टेड गुड खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो पूरा ट्राइंगल आपके सामने है, ये इंपोर्टेड गुड का ट्राइंगल है, ऐसा ही है। तो मैं इधर जरा लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट बिफोर टैरिफ कितना है? क्यू डी माइनस क्यू एस। ये जो ट्राइंगल आपके सामने है ई ए बी, इतना ट्राइंगल जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपने बोला सर टैरिफ से इंपोर्टेड गुड महंगा होगा, तो इसलिए मैंने टैरिफ को लगाया वर्ल्ड सप्लाई के ऊपर। तो बेटा अब ये एक और लाइन हो गई, ये एक और लाइन मैंने आपके सामने बना दी
एक और हॉरिजॉन्टल कर्व बना दिया, बस अब ये कर्व हो गया वर्ल्ड सप्लाई प्लस टैरिफ। ये कर्व क्या हो गया, ये कर्व हो गया वर्ल्ड सप्लाई प्लस टैरिफ। तो सर ये प्राइस भी हो गई वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ। ठीक है, अब जहां ये डिमांड कर्व से टच हुआ वहां से आ गई क्वांटिटी डिमांड, जहां ये सप्लाई कर्व से टच हुआ वहां से आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। तो सर ये क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी से क्यू डी वन के ऊपर चला गया, और ये क्वांटिटी सप्लाइड क्यू एस से क्यू एस वन के ऊपर चला गया। तो सर एक बार मूवमेंट हो गई ए से सी के ऊपर, एक बार मूवमेंट हो गई ए से सी के ऊपर, और एक बार मूवमेंट हो गई बी से डी के ऊपर। ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, नई क्वांटिटी डिमांड क्यू डी वन है, नई क्वांटिटी सप्लाइड क्यू एस वन है, तो अगेन डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो अगेन देयर इज शॉर्टेज, और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो भाई पहले इंपोर्ट का ट्रायंगल ये बड़ा वाला था, अब ये इंपोर्ट का ट्रायंगल ये छोटा वाला रह गया है। तो ये जितने भी लोग थे, ये जितने भी लोग थे, ये जो बीच में रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, ये सारे लोग स्विच होके डोमेस्टिक पे चले गए। इसका मतलब है इन लोगों के लिए डिमांड इलास्टिक है, और जो लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए डिमांड इन इलास्टिक है। समझ आया क्या बोला? तो अब जो मैंने एरिया शेड करा है ना आपके सामने, अब ये जो एरिया मैंने आपके सामने शेड करा है, देखिए आप जरा, ये जो एरिया मैंने आपके सामने शेड करा है ना, ये वो लोग, ये वो एरिया है जो अभी भी इंपोर्ट करा जा रहा है। तो मैं इधर लिखूं वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ कितना है, क्यू डी वन माइनस क्यू एस वन। ठीक है, तो ये टैरिफ की डायग्राम है। सर एक और डायग्राम बन सकती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली, जिसमें इन्फ्लेशन के सारे स्टेजेस कवर हो रहे हैं, तो आए वो वाली भी बना देते हैं आपके लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले अगेन आपने दो एक्सिस बनानी है, और कुछ भी नहीं करना, आपने पहले लेबलिंग करनी है। ऊपर एक्सिस पे आपने लिख दिया, अगेन ऊपर एक्सिस पे आपने लिख दिया प्राइस लेवल, और नीचे एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया रियल इनकम। ठीक है, ऊपर एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया प्राइस लेवल, और नीचे एक्सिस पे आपने रियल इनकम लिख दिया। अब चार सप्लाई कर्व को मिला के ये LRAS बना है, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक फ्लैटर, इन इलास्टिक स्टीप, और परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि वर्टिकल। याद है एला, आपको याद है ये मैंने वर्कशॉप में सिखाया था आप लोगों को कि चार सप्लाई कर्व को मिला के ये जो कर्व बना है इसको कहते हैं LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व। ठीक है, फिर आपको बताया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से। तो ये एक बार बढ़ी, ये दो बार बढ़ी, ये तीन बार बढ़ी, ये चार बार बढ़ी, और ये पांच बार बढ़ी। जहां जहां एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड सप्लाई मीट हो रहा है, वहां वहां से आपने इक्विलिब्रियम मार्क करा, और वहां वहां से आपने प्राइस और रियल इनकम मार्क करी। तो देखें, जहां जहां ये एग्रीगेटेड डिमांड, जहां जहां ये एग्रीगेटेड सप्लाई मीट हो रहा है, वहां से मैंने कुछ भी नहीं करा, वहां से मैंने प्राइस और रियल इनकम मार्क करी। तो आप देखें, ये एग्रीगेटेड डिमांड वन, ये एग्रीगेटेड डिमांड टू, ये एग्रीगेटेड डिमांड थ्री, ये एग्रीगेटेड डिमांड फोर, ये एग्रीगेटेड डिमांड फाइव, ये प्राइस P1, P2, P3, P4 और P5, ये इनकम Y1, ये Y2, ये Y3, ये Y4 और ये Y5, ये इक्विलिब्रियम E1, ये इक्विलिब्रियम E2, ये इक्विलिब्रियम E3, ये इक्विलिब्रियम E4 एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम E5। ऐसा ही है। सर शुरू में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन। बेटा माइल्ड में प्राइस थोड़े से बढ़ती है, रियल इनकम ज्यादा से बढ़ती है, ऐसा ही हो रहा है। फिर आती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब आप देखें प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है और इनकम थोड़े से बढ़ रही है। इसके बाद आती है मुल्क में कौन सी इन्फ्लेशन, इसके बाद आती है मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सी इन्फ्लेशन आती है इसके बाद मुल्क में? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये चारों इन्फ्लेशन के स्टेजेस कवर होने वाली डायग्राम बन गई। अगर वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक और कोई बहुत ही चीता सॉलिड पढ़ने वाला होगा ना, वो एक और डायग्राम मुझे बता सकता था। एक बार एक बच्चे ने बताई थी, बोला था सर ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है ना, तो हम लोग वो डायग्राम बना सकते हैं एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने वाली। दैट्स नॉट नीडेड, लेकिन उसने बता दिया। ठीक है सर, ये तो मैंने एक टूल बता दी, अब मैं दूसरी टूल कोई भी छोटी वाली बता दूंगा। हमेशा प्रोटेक्शनिज्म टूल्स में इन पांचों में से कोई भी एक छोटी बता देना, और
बड़ी टूल में तो लाजमी टैरिफ बतानी है, तो अब मैं दूसरी टूल कोटा बता दूंगा। ठीक है, फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। लास्ट ग्राफ वापसी दिखा दूं, ये बना हुआ भाई, देख लें। ठीक है, स्नैपशॉट ले लें अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अब मैं इसको कोटा बता दूंगा। अब मैं इसको कोटा डिफाइन कर दूंगा। तो अब आप इसको डिफाइन करोगे क्या? अब आप इसको डिफाइन करोगे कोटा। तो सर ये कोटा क्या चीज़ है बेटा, आपको याद होना चाहिए कोटा क्या है। इट इज़ अ फिजिकल लिमिट, इट इज़ अ फिजिकल लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ, it is a physical limit on quantity of imported goods। ठीक है, it makes imported goods appear expensive। ठीक है, इससे imported good महंगा होगा और वही क्वांटिटी कम होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग कंक्लूजन देंगे जो कि मेन है। देखो हर बच्चा इस 8 मार्कर में 3 मार्क नॉलेज के, 3 मार्क एनालिसिस के ले लेगा। असल है कंक्लूजन। तो मैंने आपको कंक्लूजन ऑलरेडी बता दी कि आप चले जाओगे कि यार ये प्रोटेक्शनिज्म की टूल्स की सक्सेसफुलनेस पीईडी के ऊपर है। जैसे टैरिफ के ऊपर हमने बता दिया कि वो इलास्टिक में सक्सेसफुल होगा, और हमने बता दिया कि इससे नुकसान ये है कि ट्रेड रिलेशंस वायोलेट होंगे और बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम कंक्लूजन के 2 मार्क्स पिक करने के लिए हम लोग बेटा इसके ऊपर ले जा सकते हैं कहानी कि टैरिफ इफेक्टिवनेस के ऊपर, टैरिफ की हम लोग इफेक्टिवनेस के ऊपर कहानी ले जा सकते हैं। तो यार कोई बच्चा ज़रा बताएगा टैरिफ सक्सेसफुल कब हो रहा है? टैरिफ सक्सेसफुल कब है? जब डिमांड कौन सी होनी चाहिए? अभी मैंने आप लोग सबको पढ़ाया है, टैरिफ सक्सेसफुल तब है जब डिमांड इलास्टिक है। टैरिफ तब सक्सेसफुल है जब बेटा आपकी डिमांड इलास्टिक होती हुई दिख रही है। तो आप ये अपनी कंक्लूजन में लिख देंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, इसके अलावा ट्रेड रिलेशंस के ऊपर कि यार इससे ट्रेड रिलेशंस खराब होंगे, ट्रेड रिलेशनशिप्स वायलेट होंगे इससे। ठीक है, एक और चीज़ आप जो है वो लिख सकते हैं कि सामने वाली कंट्री रिटेलिएशन करेगी, रिटेलिएशन। ठीक है, वो भी सामने से कुछ प्रोटेक्शनिज्म टूल्स इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, जिससे हमारे को हमें हमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, सही है। ओह, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम ये लिख देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी ना। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, हम ये बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुल्क एक मसला हो जाएगा, मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं होगी। देखो जब हम सोचने बैठते हैं ना तो वहाँ पे बहुत पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो गो ऑन दिस टॉक। कोई भी एक पॉइंट आपको लिखना है तो मेरे हिसाब से आप ये वाला लिख सकते हो। फिर एक और लड़की ने अभी बता दिया कि सर बीओटी सरप्लस होगा, और अभी हमने बीओपी नहीं पढ़ा है ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ, तो बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा होंगे आउटफ्लो कम है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर 8 मार्क क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। दिस इज द होमवर्क फॉर एवरीवन। ये सब ने सॉल्व करना है। देखें ये आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए कराया जा रहा है। इतनी डिटेल्ड मार्किंग स्कीम कोई दूसरा टीचर आपके साथ बैठ के नहीं बनाएगा। मेरी मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी स्पेसिफिकली डिजाइंड होती है कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक विद एवरी डायग्राम विद एवरी सिंगल पॉइंट एनी टाइनी डिटेल सब कवर होती है इसके अंदर। ठीक है जी, so you guys can go if it's clear to you. Just leave me an okay or a thumbs up on the chat box, then you can leave. Ji, thank you so much. Allah Hafiz. I'm going to just upload this PDF on the WhatsApp group once my class ends. Okay, thank you.